हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जैसे हमने कल बताया था आपसे कि एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपको हमने इनिशियल रेट लॉ मेथड बता दिया। इनिशियल रेट लॉ मेथड में हमने आपको कुछ साइड ट्रिक्स भी बताई जिनकी सहायता से आप जो है कैसे वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ कम से कम 2 रिएक्टेंट का इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे थे। हाफ लाइफ मेथड हम हर ऑर्डर का हाफ लाइफ मेथड जानते हैं, पढ़ने के बाद आपको आइडिया भी होगा। हाफ लाइफ मेथड की सहायता से भी आप फाइंड करते थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको हमने प्रीवियस वीडियो से पहले वाले वीडियो में दिखाया है आपको, आप देखिए उसको। और ग्राफिकल मेथड कल इसको हम लोगों ने हाफ लाइफ और ग्राफिकल मेथड कल हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ था। आज का जो हम लोग वीडियो पढ़ेंगे या आज का जो लेक्चर है वो अबाउट द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हम लोग जीरो ऑर्डर का अलग से पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ेंगे, फिर सेकेंड ऑर्डर का पढ़ेंगे और ऐसे फिर nth ऑर्डर का भी देखेंगे जो अप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, अगर इसी को आइए देखते हैं तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। हम लोग आज जो पढ़ने चल रहे हैं वो हम लोग का जो मेथड है वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और हम लोग पहला लेने चल रहे हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व करने चल रहे हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं तो क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये आप जानते हैं। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का जो रेट होता है वो डजेंट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जीरो ऑर्डर की डेफिनेशन होती है कि किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है वो कभी भी जो है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। अगर इसी चीज को हम लोग ऑब्जर्व करें और इसी चीज को देखें तो आइए देखते हैं किस तरह से ये बातें कर रहा है। इसको हम लोग आज ग्राफ की सहायता से भी पढ़ा जाएगा और देखा जाएगा, और ये कोशिश किया जाएगा कि इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट बताने हैं वो आज पूरा हो जाए। अगर नहीं पूरा हो पाएगा तो फिर देखा जाएगा नेक्स्ट में। तो अगर हम लोग इसी को ऑब्जर्व करते हैं तो सपोज करते हैं एक जनरल रिएक्शन लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन। एक जनरल रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें ए कन्वर्ट हो रहा है पी में या आर कन्वर्ट हो रहा है पी में, जैसे भी आप मानिए, इसकी आपकी बात है। और अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट ला लिखेंगे तो वो आ जाएगा के ए की पावर, क्योंकि जीरो है, जीरो ऑर्डर है, ए की पावर जीरो। ए की पावर यहाँ पे क्या आएगा, जीरो होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू आर, एंड आर मतलब रेट लॉ, और इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो। अगर इसी को हम लोग अप्लाई करें तो आप जानते हैं इसका रेट जो लिखते हैं, अगर रेट की बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट जो है और ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर इसी को हम लोग ग्राफ के जरिए दिखाना चाहें, अभी बहुत ग्राफ ढेर सारा पढ़ा जाएगा, कई तरह के ग्राफ पढ़ा जाएगा, लेकिन अब इसके हिसाब से देखिए। अगर हमने इसके ग्राफ को दिखाया आपको, अगर ग्राफ को देखें तो आपने बताया यहाँ रेट जो है वो किसके बराबर है, रेट बराबर के, क्योंकि किसी की पावर जीरो तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अगर हम इसी को रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट कराएं, रेट और मोलर कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट कराएं तो आप देखेंगे रेट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी रेट जो है वो कांस्टेंट है, और रेट कांस्टेंट है तो ये हो गया। ए की वैल्यू आप कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं लेकिन रेट पर कोई भी अंतर नहीं हो रहा है। आप कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का वो कंटिन्यू इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई भी चेंज आप ऑब्जर्व
नहीं कर रहे हैं, ये सीधा सीधा आपने ऑब्जर्व किया। और अगर इसी को आप टाइम के वर्सेस दिखा दीजिए, अगर इसी ग्राफ को दूसरा देखिए, आपने दिखाया ये और ये टाइम ले लिया, यानी अगर आप देखेंगे तो रेट जो है ये भी रेट ही है भाई। अगर आप देखेंगे टाइम के साथ रेट के वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। सीधे सीधे हमारा कहने का मतलब है कि जैसे जैसे विद पासेज ऑफ टाइम there is no change in a rate of zero order reaction with respect to किसके concentration and टाइम और कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में यहां पर कोई भी रेट में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये आपने इस ग्राफ के जरिए कहा। तो आप ये भी तो कह रहे हैं रेट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसको आप सीधे सीधे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इतनी जानकारी हुई। अब आइए इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म देखते हैं। इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म की बात करते हैं। तो अगर हम लोग इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म देखें तो कैसे हो सकता है, देखिए जैसे ये रेट लिखा है आपने, तो इसको हम लोग जो है शुरुआत में भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए पढ़ा है हम लोगों ने। जैसे हम लोग लिखते थे रिएक्टेंट के टर्म में, तो माइनस DA/dt इज इक्वल टू रेट इक्वल टू जो भी वैल्यू रहती है। तो अगर इसका लिखेंगे तो क्या आएगा, रेट बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेट बराबर माइनस DA/dt और कोफिशिएंट है तो 1/1 हो जाएगा। कोफिशिएंट तो यही है भाई, तो उसको चाहे आप ऐसे लिख दीजिए माइनस DA/dt, ये लिख सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है भाई। तो अब ये रेट, ये भी रेट है, तो दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो अगर हम इसको ले लें और इसको ले लें तो हम इक्वेशन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस DA/dt इज इक्वल टू K ना, इक्वल टू K। अगर इसी को आप आगे दिखाइए, अब आगे चलते रहते हैं, इसको रीअरेंज कर दीजिए। तो ये रीअरेंज करने पे क्या आएगा, DA इज इक्वल टू K/dt। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आपको इसी का इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो क्या मान रहे हैं, जब t इक्वल टू 0 था तो जो A की कंसंट्रेशन थी वो A0 थी। ध्यान दीजिएगा, t इक्वल टू 0 है तो A की कंसंट्रेशन A0 है, और आफ्टर टाइम t जो कंसंट्रेशन हो गई वो A, यानी एक टाइम का मिल गया आपको, टाइम का वेरिएबल मिल गया और एक कंसंट्रेशन का वेरिएबल मिल गया। तो ये कंसंट्रेशन का चाहिए और टाइम का दो चाहिए आपको। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेट करिए तो ये हो जाएगा DA इज इक्वल टू K/dt। अगर इसका वेरिएबल देखिए तो इनिशियल क्या होगा आपका, इनिशियल अगर ये है आपका टाइम t बराबर 0 तो कंसंट्रेशन उसका क्या है A0, कंसंट्रेशन A0 है। आफ्टर टाइम t यानी t दिया है तो ये कंसंट्रेशन क्या दिया गया है A। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पर ये आपने क्या किया, इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन, इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन। तो ये आपका हो गया। तो यहां बचेगा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A0 इक्वल टू, ये सीधा सीधा बच गया आपका माइनस K, और ये आपका आ जाएगा T
ये हो गया। ठीक, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल माइनस इनिशियल यानी a माइनस a0 इक्वल टू माइनस k, और ये आ जाएगा t माइनस 0। और अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी a माइनस a0 इक्वल टू माइनस kt, या इसी को लिख सकते हैं a बराबर a0 माइनस kt। ये आपका इक्वेशन आ गया इंटीग्रेटेड, नंबर 1 इक्वेशन हो गया इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। इसको आप नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हैं भाई, इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे जो टर्म लिया गया उसको आप जान ही रहे हैं। A0 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। A क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t। ठीक, और की जो है रेट कांस्टेंट है, t टाइम है, जान ही रहे हैं आप। अगर इसी चीज को हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे ऑब्जर्व करें, हो गया भैया? इसको आपने कर लिया होगा। अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक बार दो बार देखिए बस, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए क्या कैसे हो रहा है। एक दो बार में आप इसको कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। हमने कहा इसी पे जीरो ऑर्डर पे एक क्वेश्चन आया था। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, ग्राफ दिखा रहे, इसी पे इक्वेशन पे ग्राफ दिखा रहा। ठीक है, जैसे आपने निकाला क्या, a, ये इक्वेशन निकाला, a इज इक्वल टू माइनस kt प्लस a, यही इक्वेशन आया ना। और आप देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर आप इसको इसका स्लोप देखिए तो ये आपको पता चल जा रहा है ग्राफ कैसा रहेगा। कांस्टेंट क्या आ रहा, माइनस के दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये आपका जो है जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव स्लोप आएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, अभी ग्राफ की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन आ गया है, तो इसको देख लेते हैं। y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में ग्राफ आपने लिया, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ A लिया, ये कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक, और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। तो टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया और आपने कहा कि यहाँ पे देखिए C इंटरसेप्ट है, ठीक, y एक्सिस पे। तो अगर इसको देख रहे हैं कांस्टेंट क्या आ रहा है, देखिए नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है जो स्लोप होगा आपका वो नेगेटिव स्लोप ये आ रहा है इस तरह से। और जो y एक्सिस पे कट कर रहा है वो कितना है, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, इंटरसेप्ट A0 हो जाएगा यहाँ पे। यानी जब t इक्वल टू 0 है, यही तो कह रहे ना, t इक्वल टू 0 है तो जो a की वैल्यू है वो A0 के बराबर, ये बता रहा है ये चीज। और मान लीजिए इसका जो आप देख रहे हैं थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ दी होगी अगर, तो इसका स्लोप जो होगा, स्लोप तो बता ही रहा है क्या है, आ रहा है माइनस के। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू माइनस के। नेगेटिव कांस्टेंट आ रहा है, ये आपका स्लोप हो गया। अगर आप सीधे सीधे नॉर्मली ऑब्जर्व करिए तो आप बता सकते हैं कि जो है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगर टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है, टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, इस ग्राफ का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। तो ये जान लीजिए, टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में जब भी ग्राफ प्लॉट करेंगे और अगर वो नेगेटिव स्लोप आ रहा है और वो एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये कंपटीशन में पूछा गया है। अब
किस ईयर में है याद नहीं आ रहा, लेकिन कंपटीशन में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, तो हम लोग नॉर्मली इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ विथ नेगेटिव स्लोप, इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये पूछा गया फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। और ये किसके किसके बीच में हमने प्लॉट किया, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में प्लॉट किया, ऐसे सिचुएशन आ रही है। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप जो है सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू को के आधार पे जो है ग्राफ के बारे में बता सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आइए चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के से रिलेटेड। सब ग्राफ भी फिर से भी चर्चा किया जाएगा जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट ये है हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम हम लोग पढ़ेंगे, और जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम, तो टाइम को हम लोग किससे दिखाते हैं, टी का बेस क्या लिखते हैं, हाफ। टी का बेस लगा दीजिए 1/2, ये हाफ लाइफ टाइम हो गया। ठीक, अब आपको मालूम है हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है, हमने बताया ना, अगर आपके पास रिएक्टेंट 1 ग्राम यानी इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसे 0.5 ग्राम होने में जो टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, यानी 1 ग्राम को 0.5 ग्राम होने में जितना समय लगता है, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। जैसे आप यहां इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है हाफ लाइफ टाइम का, यहां मतलब है कि जो इनिशियल अमाउंट है, चाहे 1 ग्राम हो, चाहे 1 किलोग्राम हो, चाहे 100 किलोग्राम हो, चाहे 1000 किलोग्राम हो, चाहे जितना भी हो, उसका 50% डिकम्पोज होने में जो समय लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ लाइफ टाइम। यानी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% decomposition of initial concentration of a reactant. The time required for 50% decomposition of initial concentration of reactant called, ये सभी ऑर्डर के लिए डेफिनेशन है हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर आप इसी को ध्यान दीजिए तो यहाँ कुछ कांस्टेंट मतलब फिक्स मान लेते हैं, इसका मतलब अगर टी बराबर टी का बेस हाफ मान लीजिए, और आपने कहा A0 तो इनिशियल है ना, A0 इनिशियल है, A0 का 50% नहीं बटे 2 कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा, A की कंसंट्रेशन हो जाएगी। A0/2 कर दीजिए तो वो A की कंसंट्रेशन हो जाएगी। अगर इन दोनों को हम लोग रख दे, जो फार्मूला भी आपने पढ़ा था, फार्मूला क्या पढ़ा था, A बराबर A0 माइनस के टी। वी नो दैट A इज इक्वल टू A0 माइनस के टी। हमारे पास सारी वैल्यू दी गई है, टी के स्थान पे टी बाई हाफ रख देते हैं, टी का बेस हाफ रख देते हैं, ए के स्थान पे A0/2, तो ये हो गया A0/2 बराबर A0 माइनस के, टी के स्थान पे टी का बेस हाफ रख दिया,
ये सीधा सीधा हो गया। अगर इसी को रीअरेंज करें, इसी को रीअरेंज करें तो सीधे सीधे हम आपको क्या बता सकते हैं, देखिए के टी का बेस हाफ बराबर ए जीरो उधर जाएगा तो ए जीरो माइनस ए जीरो बाई 2। ये तो एक है ना, ये एक है, एक में से आधा गया तो आधे बचेगा, यानी ये हो जाएगा ए जीरो बाई 2। यानी अगर आप इसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसी को देख रहे हैं तो आप टी हाफ बराबर क्या लिख सकते हैं, टी हाफ बराबर आप लिख सकते हैं ए जीरो बाई 2k, ए जीरो बाई 2k। यानी आपको सीधे सीधे कह रहा है, ये तो कांस्टेंट हो गया, टी जीरो हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर का वो इनिशियल कंसंट्रेशन ए जीरो के देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तो वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तो ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो हाफ लाइफ टाइम ए जीरो के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। जबकि आपने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जबकि हाफ लाइफ टाइम डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं इट मींस half life time of zero order reaction depends upon initial concentration of reactant, यानी डायरेक्टली डिपेंड करता है। ये चीज आपको मिल रही है यहां से, ठीक है भाई। तो ये हाफ लाइफ पीरियड होगा किसके लिए, ये हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सॉरी, अगर हम इसी को ऑब्जर्व करें, जैसे आपने हाफ लाइफ टाइम पढ़ा वैसे लाइफ टाइम भी पढ़ते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ने चल रहे हैं लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, यानी इसे पढ़ेंगे टी लाइफ, टी लाइफ शॉर्ट में देख रहे हैं टी लाइफ। अब क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब 50% कंप्लीट होने में जो समय लगा, और लाइफ टाइम का मतलब है 100% कंप्लीट होने में जो समय लगा, यानी टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% completion of reaction, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, 100% कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ टाइम कहते हैं। अगर आप इसी हिसाब से लीजिए तो आप टी बराबर क्या रख सकते हैं, टी लाइफ रख सकते हैं ना, ये हो गया। और जो आपका इनिशियल का तो रिएक्टेंट की वैल्यू जो है आपका टाइम टी जो होगा वो जीरो हो जाए, मतलब ये एज्यूम किया गया कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो रिएक्टेंट बचा ही, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो अब आपका फार्मूला देखिए, फार्मूला आपने क्या कहा था, वी नो दैट A इज इक्वल टू A0 माइनस KT, A की वैल्यू आपने जीरो ही कह दिया, A0 बचा माइनस K और इंटू T लाइफ, आप यही तो कह रहे हैं, K लाइफ कह रहे हैं, ठीक। अब आप इसी को देखिए तो आपको मिल क्या रहा है, देखिए टी लाइफ इज इक्वल टू A0 बाई K, A0 बाई K, यानी ये पूरी लाइफ टाइम का जो रिएक्शन होगा वो A0 बाई K, और आप A0 बाई 2K, हाफ लाइफ क्या है A0 बाई 2K, और लाइफ टाइम का रिएक्शन क्या होगा A0 बाई K। ये आपका जो है हम लोग इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन दोनों को ध्यान में देकर के हमने जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आ रहा, ठीक है। कैसे हम, जिसे हम लोग कहते हैं ना गवई भाषा में कट बैठी लगाना,
कटबैठी लगाना, तो यहाँ कटबैठी लगती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ही कटबैठी लगती है, और उससे हम लोग यूनिटरी मेथड कहते हैं। यूनिटरी मेथड का मतलब हो गया हम देख करके ही जो है बता सकते हैं कि इसका टाइम कितना होगा, कितने समय में ये कंप्लीट हो रहा है। वो कटबैठी लगाकर भी कर सकते हैं और फार्मूला बेस्ड भी कर सकते हैं, और दोनों का रिजल्ट एक जैसा आएगा। तो आइए देखते हैं कुछ स्पेशल फीचर जो है उनको ऑब्जर्व करते हैं। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला हो गया ना भाई, चलिए। तो हमने बताया ना कटबैठी लगाने वाली बात, यहाँ कटबैठी को हम लोग यूनिटरी मेथड की टर्म में बोलेंगे। तो आइए कटबैठी लगाते हैं, क्या कैसे है। जैसे देखिए कोई रिएक्शन है, ए कन्वर्ट हो रहा पी, और ये भी ध्यान रखिएगा जो परसेंटेज की बात करेंगे, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए है, इतना परसेंट कंप्लीट हो रहा है इतने टाइम में, और 40% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। तो जो परसेंटेज दिया रहेगा उतना वो रिमेनिंग रहेगा, ये ध्यान रखिएगा बार बार, ठीक है भाई। जैसे देखिए 100 से 50 होने में आपने कहा, अभी वैल्यू निकाला था A0/2 के ना, A0/2 के, ये तो निकाला था भाई। हाफ लाइफ टाइम एक था आपका हाफ लाइफ। तो यहां 50 से 0 होने में, 50 से 0 होने में फिर हाफ लाइफ ना, हाफ लाइफ आएगा, ठीक है भाई। और हाफ लाइफ कितना है A0/2 के। अगर हम लोग सीधे सीधे इसको ऑब्जर्व करें, 100 से 0 होने में कितना टाइम लगेगा, तो आप यही तो कहेंगे 2 × A0/2 के। 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आएगा A0/k। ये तो आपने निकाला था लाइफ टाइम के लिए A0/k। ये जो कटबैठी वाला आपका जो मतलब कंसिडरेशन है, ये अप्लाई ओनली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अप्लाई ओनली फॉर, अभी हम लोग लेंगे रिएक्शन भी लेते हैं और समझाते भी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन अप्लाई ओनली फॉर जीरो ऑर्डर। कहा कि हम लोग जो है तो हमने आपसे कहा कि ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप इसको रखेंगे तो 50% के लिए ये वैल्यू दी गई है कितनी, 2 मिनट, ठीक। तो 2 = 100 - 50/k, यानी 2 = 50/k। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अगर आप इसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अब देखिए दूसरा वाला इक्वेशन, दूसरा 75% के लिए दिया है, 75% कंप्लीशन के लिए, 75% कंप्लीशन के लिए 3 अगर आएगा तब सॉल्व करते हैं तो आपको आइडिया देते हैं। अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, देखते हैं तो बताते हैं। इक्वेशन सेकंड को हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। तो इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या आ रही है आपकी, सीधे सीधे देखिए, नॉर्मल आ जाएगा कितना, फर्स्ट है आपका कौन सा, सेकंड है ये T75/2 is equal to 75/k, 50/k, k कैंसिल हो जाएगा, T75/2 75 150, के कैंसिल हो जाएगा, 25 या 75, 25 गुना, T75% के लिए आ गया 3। ये वैल्यू, ठीक। हमने क्या कहा, हमने कहा 75% कंप्लीशन की बात कर रहे हैं। तो जब 75% कंप्लीट होगा तो आपका जो रेस्ट अमाउंट है वो 25% बचा हुआ है,
तो उसको हटा दीजिए आप 75, ये डायरेक्ट आ जाएगा आपका 75/k। और यहाँ पे 50% बचा हुआ है आपका, 50% कंप्लीट हो रहा है, तो 100 में से अगर घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 50/k। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकाल लिया और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ कंप्लीशन की बात करेंगे 75% के लिए, तो यहाँ आप डायरेक्ट इस फार्मूले को, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 75, और यहाँ 50% की कंप्लीशन की बात करें तो पूरी की वैल्यू क्या आ रही है 50%। तो अगर 75% के लिए ले रहे हैं तो ये इक्वेशन आ रहा है, अब 50% के लिए ले रहे हैं ये इक्वेशन इसमें जो दिया गया है। अगर आप इन दोनों को लेकर के आप इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा, तो ये सॉल्व होगा 75/k अपन 50/k, के कैंसिल हो जाएगा, 75/50, 25 या 75, 25 दूना 50, 3/2 आ रहा है, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो T75 के लिए कितना टाइम हो जाएगा 3 मिनट। T75 के लिए जो वैल्यू आ रही है वो 3 मिनट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये तो आपने मेथड के आधार पे लगाया, ठीक है भाई, ये मेथड के आधार पे लगाया। अब इसके बाद हम लोग जो है यूनिटरी मेथड जो अप्लाई करने कह रहे थे उसको आप जब यूनिटरी मेथड, अगर यूनिटरी मेथड की हम लोग बात करते हैं तो यूनिटरी मेथड में डायरेक्ट आप कन्वर्ट लगाएंगे। हमने कहा 100% है, 100% से 50% होने में आपका समय लग रहा है 2 मिनट, यही तो दिया है, ठीक। और 50 से आपका फिर 0 होने में भी कितना समय लगेगा 2 मिनट, ठीक। तो 100 से 50 होने में आपको लग रहा है 2 मिनट। अब 50 से 25 होने में कितना लगेगा, आधा, जितना यहां से यहां लग रहा है उसका आधा लगेगा, यानी कुल कितना हो जाएगा 1 मिनट यहां पे आ जाएगा। तो 100 से 50% हुआ, 50 से 25% हुआ, कुल मिला कितना परसेंटेज हुआ, तो टाइम फॉर 75% कन्वर्ट कितना हो जाएगा 2 और 1 3 मिनट, ये हो गया। यही है यूनिटरी मेथड, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको। और ये सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी मेथड जो है जीरो ऑर्डर के लिए ही हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। और आइए थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन देखा जाता है, उससे भी आइडिया हो जाएगा आपको। क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा ध्यान से कि ए कन्वर्ट हो रहा है, ए कन्वर्ट हो रहा पी टू बी जीरो ऑर्डर, टू बी zero order reaction. It takes 2 minutes. It takes 2 minutes for 50% completion. 50% completion. ठीक। अब पूछ रहा है find time required. Find time required for 33.33% completion. 33.33% completion। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो आंसर में दिया गया है ए 0.33 मिनट, बी 0.66 मिनट, सी दिया है 1.33 मिनट और डी दिया है 1.66 मिनट, ये दिया गया। अब इसको आप नॉर्मल तरीके से खुद लगाइएगा, यूनिटरी मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है भाई। आंसर देखिएगा इसी तरह से, यूनिटरी मेथड दिखाते हैं, बाकी चीजें आप लगाइए अपने आप से। जैसे आपने कहा 100% से 50% होने में 2 मिनट, 100% से 50% होने में 2 मिनट ले रहा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। 50% कंप्लीट होने में, 50% कंप्लीट होने में बात हो रही, 50% कंप्लीट होने की बात हो रही है। अब अगर हम लोग जो है सीधे सीधे यहां पे देखिए 50% कंप्लीट होने में
2 मिनट लग रहा है, तो 1% कंप्लीट होने में कितना लगेगा? 2/50। 10% कंप्लीट होने में कितना लगा? 2 इंटू 50 इंटू 10, 20/50 यानी 0.4 मिनट। ये है कटबैठी का, देखिए क्वेश्चन। ये अब क्वेश्चन पूछा है 33% होने में। 33 का मतलब हो गया कि 33% कंप्लीट होगा तो बचेगा कितना? आपका 66.66%, इतना ही बचेगा। तो 66.66% का बचने में, तो अब आप देखिए, तो 100 से 80 होने में, 90 होने में, 100 से 90 होने में, 90 से 80 होने में, 80 से 70 होने में कितना समय लगेगा? 10% के लिए 0.4 और 0.4, तो यानी यहां से यहां तक आने में आपको लगा 3 इंटू 0.4 यानी 1.2 मिनट। अभी तो हुआ। अब आपको चाहिए, बचा कितना है आपका? 66% पे आना है। आपको चाहिए यहां से 70 से 60% पे आइए। ठीक, 70 से 60 पे आइए, और 60 पे आना है तो अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करें। यहां पर भी 1 2 3, ठीक है भाई, 1 2, हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो अब यहां से देखिए ध्यान से, यहां हो जाएगा 66.66, यहां हो जाएगा 33.33। 10 को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, यानी 10% को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक हो जाए 100, एक हो जाए 66 और एक हो जाए 33। ध्यान दीजिएगा, 10 को 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमें यहां तक चलना है ना, इतना परसेंट बचेगा। इतने परसेंट के लिए ही तो वैल्यू मांग रहा है। तो आपका ये वैल्यू है 0.4, 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, इंटू 3, ये आ जाएगा आपकी वैल्यू कितनी? 0.133। यानी ये जो टोटल टाइम है, टाइम की वैल्यू 1.2 और 66% बचा हुआ है यहां तक होने में, आपको लगेगा प्लस 0.133, ये वैल्यू आ जाए 1.33 ये में, यानी ये वाला आपका जो है आंसर सही आएगा। इसको आप जो है आप खुद ट्राई करेंगे, किससे? जो मेथड है फार्मूला वाला, और ये यूनिटरी मेथड है जिनको हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा सिर्फ क्या गया है? पूछा यही गया है कि 2 मिनट ले रहा 50% कंप्लीट होने में, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 33% कंप्लीशन का, 33% कंप्लीशन का। तो 33% कंप्लीशन का मतलब हो गया सीधे सीधे जो भी वैल्यू आपका है 66.66% की रिक्वायरमेंट की बात है, यानी इस पे पूछना है, ये वैल्यू बताना है। तो यहां से यहां तक जो है हमने 3 पार्ट कर दिया, 10 का 3 पार्ट कर दिया, तो 66.66 जो है पहला पार्ट पढ़ रहा है, तो पहला पार्ट पढ़ रहा है, यानी कि हमने 0.4 का 1/3 कर दिया, 1/3 हिस्सा ले रहे हैं, यानी 1/3 हिस्सा लिया, तो 1/3 हिस्सा ये आ गया, और यहां से 100 से 70 आने में कितना समय लगा है आपको? 1.2। इनको ऐड कर दिया, तो ये वैल्यू आपकी सीधे सीधे यहाँ पे आ जा रही है, जिसको आप नॉर्मली ऑब्जर्व कर रहे हैं। 20% completion is 40 minutes. 40 minutes and 40% completion and 40% completion. 40% completion is 80 minutes. 80 minutes. Find order of reaction. Find order of reaction and rate constant. Rate constant. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप निकालिएगा।
इसको आप ट्राई करिए, टाइप सेल के की वैल्यू लगभग आ रही है 0.5 मोल लीटर मिनट। इसको पढ़ा, इसको खुद करिएगा। और ऑर्डर क्या आ रहा है, ऑर्डर तो आप जान ही रहे, देख के ही लग रहा है, आप ऑर्डर आप निकालिएगा। एन की वैल्यू जो है आप खुद देखिए, अपने आप समझ में आएगा। चलिए आगे इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अब आइए चलते हैं हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। तो ग्राफ की बात हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, ग्राफ के लिए वो सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी दो ग्राफ तो आपको हमने दिखाया ही था। जैसे हम लोग लेने चल रहे हैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, ठीक। तो अगर हम लोग रेट वर्सेस कंसंट्रेशन की बात करें, भी पढ़ा था हम लोगों ने, ए कंसंट्रेशन और रेट की बात करें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट जो होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, इसको आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता। यानी रेट क्या होगा, कांस्टेंट। ये हुआ। अभी रेट और टाइम के बीच में हमने प्लॉट किया था, रेट वर्सेस टाइम के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया था। तो हमने आपसे कहा था अगर नॉर्मली आप इसको ऑब्जर्व करते हैं टाइम के बीच में, तो आप देखिए यहां पर भी टाइम के चेंज होने के साथ साथ रेट पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। तो ये नॉर्मल फिर से जो है सिंपल सा वही दिखाई देगा। उसी तरह का ये भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। रेट क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। अब अगर आप ध्यान दीजिए, इसके बाद हमने लिया था कौन सा ग्राफ लिया था, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। कंसंट्रेशन, रेट नहीं ले रहे हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया था, अभी हमने लिया था निगेटिव स्लोप आया था, जिसमें आपने ऑब्जर्व किया था। तो इस वैल्यू को अगर आप लिखना चाहें तो ये क्या आएगा, a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए जीरो, और आप देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इंटरसेप्ट y एक्सिस पे तो आपको सीधे सीधे बता रहा है क्या आएगा, a हो गया कंसंट्रेशन और ये हो गया आपका टाइम, टाइम हो गया, ठीक है भाई। अगर आप दिखा रहे हैं तो जो सी पे इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, ए जीरो, यानी ए जीरो इंटरसेप्ट यहां मिल रहा है आपको। और आपको कांस्टेंट की वैल्यू माइनस में दिखाई दे रहा है, माइनस के का मतलब निगेटिव स्लोप है, और निगेटिव स्लोप है तो आप ऐसे दिखा देंगे इसको, ठीक है। निगेटिव स्लोप आपको दिखाई दे रहा है। हमने आपसे बताया इसका जो स्लोप होगा, स्लोप बराबर हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा बराबर माइनस के। अगर हमें थीटा की वैल्यू मालूम है, अगर हमें थीटा की वैल्यू मालूम है तो हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगर ये जीरो ऑर्डर का हो गया, जितनी चीजें बचेंगी उनको हम जो है आगे के वीडियो में जोड़ देंगे भाई, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस चीज को। इसी तरह से अगर हाफ लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग जो है हाफ लाइफ टाइम के और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, और हाफ लाइफ टाइम। अगर आप देखिए हाफ लाइफ टाइम के बारे में तो सीधा सीधा कहा जाता है, टी का बेस हाफ इज इक्वल टू ए जीरो बाई टू के। ये तो लिया आपने, ए जीरो बाई टू के, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इनिशियल कंसंट्रेशन पे अगर ये डिपेंड कर रहा है, यानी ए जीरो पे,
तो सीधे सीधे आप कहेंगे ये कहां से शुरू होगा, ओरिजिन से, इस तरह से, ओरिजिन से, क्योंकि के की वैल्यू आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर थीटा ये है तो आप इसका स्लोप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, स्लोप बराबर tan थीटा, और जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 की, 1/2 की। यहां अगर स्ट्रेट लाइन इस तरह से आपने ऑब्जर्व किया, अगर हम लोग यहाँ पे एक और थोड़ा सा ग्राफ ले लें, मान लीजिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लेते हैं, हम लोग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लेते हैं P, और हम लोग टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो वो भी जो है आपका इसी तरह से मिलेगा, और ये जो आपका वैल्यू है वो आता है स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू K। ये भी वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ये भी वैल्यू आपको दिखाई देगी किस तरह से, आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे आपने नॉर्मली लिया, सपोज करते हैं, सपोज जैसे आपने A कन्वर्ट हो रहा है P में, A कन्वर्ट हो रहा है P में, अगर A कन्वर्ट हो रहा है P में, T बराबर जब 0 लिया है तो रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, वो A0, और ये 0 होगा। T टाइम पे अगर आपने माना X डिकम्पोज कर रहा तो ये बचेगा कितना, A0 माइनस X, और ये बनेगा कितना, X, यानी P की कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T कितना हो जाएगा, X हो जाएगा। अगर इसी को उठा के हम लोग रख दें, इसी को उठा के रख दें, तो A बराबर हमारा क्या होता है, A0 माइनस KT, ध्यान दीजिएगा, A बराबर A0 माइनस KT होगा, और A की वैल्यू ये आपकी A हो गई, आफ्टर टाइम T A हो गया, तो A0 माइनस X बराबर A0 माइनस K और T, ये आपका सीधे सीधे हो जाएगा। अगर आप इसी को रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे आपका हो सकता है ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, x बराबर KT, और x आपका क्या है, x आपका जो है क्या है, P, और यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो P के बराबर, यानी x और T के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो x और T एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी टाइम बढ़ेगा तो x यानी P बढ़ेगा, ठीक है भाई। तो ये आपका ग्राफ जो है दिखाई दे रहा है, और के देखिए यहाँ पॉजिटिव आ रहा, तो हमने स्लोप जो दिखा दिया है, यहाँ पॉजिटिव स्लोप आपको दिखाया हुआ है भाई, ठीक है भाई। तो ये आपका जो है कुछ है